एवरीवन, बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 के सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब तक हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। एक ऐसा रिटन रिकॉर्ड्स जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन होते हैं कि कोई देश अपनी कंट्री को कैसे रूल करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द basis of the kind of country that we as citizen aspire to live in। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा एक ऐसे आइडल्स हमारे सामने रखता है जिसमें कि एक देश के जो सिटीजन्स होते हैं वो ये एस्पायर करते हैं कि उनको किस तरह के इन्वायरमेंट में रहना है। तो वो इन्वायरमेंट हमें कहाँ से मिलता है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने सोसाइटी को, अपने जो सिटीजन्स हैं उनको उसके कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है। भाई फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है कि लोगों को क्या राइट्स मिलेंगे जिनको कि कोई भी छीन नहीं सकता है। वो हमें कहाँ से पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है बेटा वो एक रूल्स का और प्रिंसिपल्स का ऐसा सेट होता है जिसको कि एक देश के सभी जो सिटीजन्स होते हैं वो एग्री करते हैं उन रूल्स और प्रिंसिपल्स को। वो उन्हीं को उस देश के जो सिटीजन्स हैं वो उन रूल्स को और उन प्रिंसिपल्स को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और एक कंट्री जो है उन रूल्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे अपने देश को जो है वो गवर्न करती है, रूल करती है। This includes the type of government and also an agreement on certain ideals that they all believe the country should uphold। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये भी मेंशन किया जाता है कि हमारी जो कंट्री है वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करेगी। भाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा या मोनार्की सिस्टम होगा, क्या सिस्टम होगा, उस सिस्टम के बारे में भी हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स टायरनी और डोमिनेट बाय द मेजॉरिटी ऑफ अ माइनॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो माइनॉरिटी के जो पीपल हैं यानी जिनकी संख्या कम है उनको मेजॉरिटी जो है भाई मेजॉरिटी वाले लोग उनको डोमिनेट ना करें, इस तरह के प्रोविजंस भी करती है कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, मेजॉरिटी माइनॉरिटी को दबाए नहीं, डोमिनेट नहीं करे। When Nepal was a monarchy, it inflected the final authority of the king। यानी जो ये क्या कहते हैं कि नेपाल में जब मोनार्की का सिस्टम था तो वहाँ पर सारी की सारी जो अथॉरिटी थी, जो राइट्स थे वो किसके पास थे, किंग के पास थे। मतलब सिटीजन्स का, जो लोगों का वहाँ पर कोई भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ की गवर्नमेंट में नहीं था। लेकिन बाद में जो नेपाल है वो डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो गया और उसके लिए फिर वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी जिसमें कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंशन किया गया कि नेपाल की जो गवर्नमेंट है वो किन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगी। In a democracy, leaders exercise their power responsibly on the behalf of the people। डेमोक्रेसी में बेटा हम ये कहते हैं कि जो हमारे जो लीडर्स हैं उनको कौन चुनता है, उनको लोग चुनते हैं। तो वो जो लीडर्स होते हैं उनकी ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने पावर्स को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली जो है अपनी पावर्स का यूज करें लोगों के बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल। मतलब अपनी जो उनकी पावर्स है उनका मिसयूज ना करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से फुलफिल करें। In democratic societies, the constitution lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders। तो जो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये रूल्स भी मेंशन होते हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी अथॉरिटी का, अपने राइट्स का मिसयूज ना करें। तो अगर वो मिसयूज करते हैं तो फिर उनके लिए क्या प्रोविजन होंगे उसका भी उसमें मेंशन होता है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेटा वो एक डेमोक्रेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई वो कैसे रोल प्ले करता है कि उसमें हर व्यक्ति के क्या, लोगों के क्या राइट्स होंगे, लीडर्स की क्या पावर्स होंगी और उन पावर्स की क्या लिमिटेशंस होंगी, उन सब के बारे में जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स होते हैं
वो मेंशन होते हैं। तो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हेल्प करता है कि जो डिसीजंस जो हमारे लीडर्स ने लिए हैं, ठीक है बेटा, कि जो जितने भी डिसीजंस हमारे लीडर्स ने लिए हैं वो प्रोटेक्टिव हों, वो हमारे देश की जनता को प्रोटेक्ट करें, ना कि हमारे देश की जनता के अगेंस्ट हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस। भाई कई बार क्या होते हैं कि जो गवर्नमेंट जो होते हैं वो डिसीजन ऐसे ले लेती है जो कि लोगों के लिए अच्छे नहीं होते, तो उन स्थिति से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारी हेल्प करता है। उसमें ये सारे रूल्स होते हैं कि कोई भी काम जो है वो प्रिंसिपल्स के विरुद्ध नहीं होगा, प्रिंसिपल से हटकर नहीं होगा। तो ऐसा कोई भी रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा जिसका कि एडवर्स इफेक्ट पड़े, जो कि कंट्री जिसमें कि कंट्री के लोगों का वेलफेयर जो है वो इफेक्ट हो। तो इन सब कामों को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है हमारा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या विशेषताएं हैं, यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उनमें किन किन बातों को मेंशन किया गया है, किन रूल्स के बारे में बताया गया है। Indian national movement had been active in struggle for independence from British rule for several decades। तो इसमें क्या कहते हैं बेटा कि हमारा जो देश है वो उसने कई दशकों तक जो है वो ब्रिटिश रूल को जो झेला था, और उसके लिए उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत से मूवमेंट, बहुत से आंदोलन भी चलाए गए थे। तो उसमें जो उस आंदोलन के दौरान, उस पीरियड के दौरान उन्होंने जो महसूस किया, उन चीज़ों को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डालने की उन्होंने कोशिश की, कि जैसे कि फेडरलिज्म होना चाहिए, भाई सारी की सारी जो पावर्स हैं वो एक ही व्यक्ति के हाथों में ना होकर उसको अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अपनी मनमानी ना कर सके। जैसे इंडिया में है, हमने फेडरलिज्म को अडॉप्ट किया है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल पर हमने पावर्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में हमने पावर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेजिस्लेटिव जो होती है वो उनका काम क्या होता है, हमारे लेजिस्लेटिव जो लेवल होता है उसका काम होता है डिसीजन मेकिंग का, भाई डिसीजन लेना, और एग्जीक्यूटिव जो होती है उसका काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस, कि लेजिस्लेटिव ने जो डिसीजंस लिया उनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, तो उसको रिजोल्व करने का काम किसका होता है, हमारे थर्ड ऑर्गन जुडिशरी का होता है। तो इस तरह से जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसके बाद है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भाई इंडिया में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि हमारा देश जो है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनेंगे, और अबव 18 जितने भी लोग हैं उनको वोट करने का अधिकार मिलेगा, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मेल है, फीमेल है, किसी के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आफ्टर दैट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। भाई जो पावर्स हैं उनको अलग अलग ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों ऑर्गन्स के अपनी अपनी पावर्स होती हैं। कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं कर सकता है, उसके भी जो है प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में किए जाते हैं। लेजिस्लेटिव जो होता है उसका काम क्या होता है, legislature refers to our elected representatives. The executive is a small group of people who are responsible for implementing laws and running the government. तो legislator का जो काम होता है वो elected representatives होते हैं, उनका काम होता है डिसीजन मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको चलाते हैं, और जो डिसीजन लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और जुडिशरी जो होता है वो हमारा जो पूरा कोर्ट सिस्टम होता है, लोगों को जस्टिस दिलवाने का जो सिस्टम होता है वो हमारा किसके अंडर आता है, वो हमारा आता है जुडिशरी के अंडर आता है। उसके बाद है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे देश के जो अधिकार हैं बेटा, उनको मतलब जन्म के साथ ही कुछ अधिकार मिलते हैं।
वो 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और उन फंडामेंटल राइट्स को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था जो है वो लोगों से छीन नहीं सकती है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति, कोई पर्सन हमारी कंट्री में बोर्न होता है, उसको ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारे देश के हर नागरिक को दिलाए जाते हैं। कोई भी स्टेट की गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, वो इन फंडामेंटल राइट्स को हमारे जो सिटीजन्स है उनसे छीन नहीं सकता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। यानी ये जो राइट्स हैं इनकी गारंटी हमारा संविधान हर व्यक्ति को देता है। और वो फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है, रूल ऑफ लॉ होगा, सभी लोग बराबर होंगे, किसी के साथ जाति, धर्म, मेल फीमेल के बेस पे किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। राइट टू फ्रीडम, सभी व्यक्तियों को अपनी बात कहने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, हमारे देश में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। तो ये सब हमारे किस में आ जाते हैं? राइट टू फ्रीडम में आ जाते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, भी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। इसमें हमारे मेनली 3 आते हैं। एक तो चाइल्ड लेबर, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं करवा सकते। फोर्स्ड लेबर आती है इसमें, कि भाई किसी उनको आप जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते। ठीक है, और एक किसी को राइट टू एजुकेशन, किसी को भी आप शिक्षा प्राप्त करने से रोक नहीं सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। 4th राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए हमें कोई भी बाध्य नहीं कर सकता कि हमें किस तरह का जो है अपनाना है। तो धर्म की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो भी हमें मिलता है। उसके बाद है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है बेटा, इसमें ये आ जाता है कि हम अपनी संस्कृति को जो है हमारे कल्चर है उसको प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जैसे भी चाहें हम हमारे कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए भी हमें कोई रोक नहीं सकता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये जो है बेटा ये लास्ट का जो हमारा राइट है इसको हमारे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर के जो हमने 5 राइट बताए हैं, अगर कोई इन राइट्स को खत्म करने की कोशिश करता है, वायलेट करने की कोशिश करता है या हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो ये अधिकार जो है हमें ये राइट दिलाता है कि हम जुडिशरी में जा सकते हैं। तो ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का पूरा चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।